हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में आज जानेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डीएनए और आरएनए से पूछे जाएंगे, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम जानेंगे आज। यानी जेनेटिक्स का यह लेसन है और उसी से हम क्वेश्चन डील करेंगे, हल करेंगे इसको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने के लिए, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने के लिए, मेजबान कोशिका दो तरह के होते हैं। अगर इस आधार पर हम कहेंगे तो एक होता है मेजबान कोशिका, एक यानी कि मेजबान कोशिका को हम कहेंगे होस्ट सेल, जिसमें कोई सेल आ रहा है तो उस कोशिका को हम कहेंगे मेजबान कोशिका। तो मेजबान कोशिका में लाने के लिए डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? यह प्रश्न है, क्वेश्चन है। डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन ए है जीन गन, ऑप्शन बी है माइक्रोपीपेट, और ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों। अर्थात बाहरी डीएनए को मेजबान मेजबान कोशिका में लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोनों आंसर हो जाएगा, जीन गन का भी और माइक्रोपीपेट का भी। दोनों की सहायता से हम डीएनए को मेजबान कोशिका तक लाते हैं। डीएनए को मेजबान कोशिका तक लाने के लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएनए यानी जीन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी चीज है माइक्रोपीपेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, जीन गन और माइक्रोपीपेट। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है डीएनए सांचे एवं आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? डीएनए के सांचे पर क्वेश्चन है, डीएनए के सांचे, सांचे मतलब ढांचे। तो डीएनए के सांचे पर यानी उस ढांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है डीएनए के ढांचे पर या डीएनए के सांचे पर या डीएनए के परफॉर्मा पर जो आरएनए का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। आंसर ट्रांसक्रिप्शन। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डीएनए से एमआरएनए के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए अगला क्वेश्चन का भी आंसर यही होगा, डीएनए से एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। एमआरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? दोनों क्वेश्चन समान है। डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं और डीएनए से एमआरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? दोनों का आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यह प्रोटीन संश्लेषण के अंतर्गत होने वाली क्रिया है। प्रोटीन संश्लेषण में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्रिया होती है। इस क्रिया में प्रोटीन संश्लेषण के समय डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए के द्वारा लाया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन इस दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं और डीएनए से एमआरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? कौन सा नाइट्रोजीनस बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? चलिए क्वेश्चन है, कौन सा नाइट्रोजीनस बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजीनस बेस को हम कहेंगे नाइट्रोजनी क्षार, उसको भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ नाइट्रोजनी क्षार। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार, कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है? कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है? हम जानते हैं कि डीएनए का जो निर्माण होता है उसमें नाइट्रोजनी क्षार की प्रमुख भूमिका होती है। तो इसमें हमको याद रखना है कि डीएनए में जो पाया जाता है वह है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, इस चार को छोड़ के जो कुछ भी रहेगा विकल्प में उसी विकल्प को हमको डालना है। यानी हमको एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन को, यहाँ जो क्वेश्चन है उसके विकल्प में है थाइमिन, उसके बाद है यूरासिल, उसके बाद है गुआनिन और उसके बाद है साइटोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरासिल। यूरासिल जो है वह डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरासिल आरएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी क्षार है। तो इससे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डीएनए से संबंधित जो है और इसमें पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि प्यूरिन किसमें पाया जाता है। अभी यहाँ देखिए हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन में अगर रहे कि प्यूरिन किसमें पाया जाता है, आंसर हो जाएगा डीएनए में पाया जाता है। प्यूरिन तो दोनों में पाए जाते हैं। एडिनिन किसमें पाया जाता है, तो यह डीएनए में पाया जाता है। गुआनिन किसमें पाया जाता है, गुआनिन भी डीएनए में पाया जाता है। साइटोसिन भी डीएनए में पाया जाता है और थाइमिन भी डीएनए में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें ये डीएनए में पाई जाती है। लेकिन यूरासिल जो है यह आरएनए में पाया जाता है। यूरासिल आरएनए में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं कि आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। क्वेश्चन है आनुवांशिक कूट, कूट का मतलब कोड, आनुवांशिक कोड। तो आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, आनुवांशिक कूट के भीतर कितने कूट होते हैं? आंसर हो जाएगा इसका 64 आनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं। आनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं। याद रखना है आनुवांशिक कूट में टोटल कोड की संख्या। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आनुवांशिक कोड में कितने कोड होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसमें 64 कोड होते हैं, 64 कूट होते हैं। अगला क्वेश्चन है ओपेरॉन मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था? ओपेरॉन मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जैकब तथा मोनोड ने। जैकब तथा
मोनोड ने, जैकब तथा मोनोड ये दोनों साइंटिस्ट थे और इन दोनों ने ऑपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? पॉलीमर, मोनोमर, ये दो चीजें तो पढ़े ही होंगे आप लोग। पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? ध्यान देना है, न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है, याद कीजिए किसका पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है यह न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड के द्वारा ही न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। अब एक क्वेश्चन इसके बाद है, न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? ये देखिए, तो हमें कैसे लगभग क्वेश्चन लग रहे हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोसाइड क्या है बताइए, न्यूक्लियोसाइड क्या है? आंसर हो जाएगा शुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षार। आंसर शुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षार। शुगर और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बनता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण जो है वह शुगर और नाइट्रोजनी क्षार से मिल करके होता है। शुगर और नाइट्रोजनी क्षार के मिलने से न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड जो है, ये क्वेश्चन हो गया। न्यूक्लियोसाइड के बारे में बता दिए कि भाई शुगर और नाइट्रोजनी क्षार को मिलकर बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह न्यूक्लियोसाइड, यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षार, सॉरी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट को हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। यहाँ ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो यह है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो यह है शुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। तो शुगर और नाइट्रोजनी क्षार को जोड़ने से न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को जोड़ देंगे तो वह न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और न्यूक्लियोटाइड से बनता है डीएनए की संरचना, उसके पॉलीमर से बनता है डीएनए की संरचना। तो न्यूक्लियोसाइड बनता है किससे? शुगर और नाइट्रोजनी क्षार से। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट यानी शुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षार और प्लस फॉस्फेट, इस तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमर होगा उससे बन जाएगा आपका पॉलीमर जो है उससे बन जाएगा आपका न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल ही तो है डीएनए। तो यहाँ हम फिर से एक बार समझा देते हैं आपको, इसको ध्यान में रखना चाहिए आपको। देखिए यहाँ है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बराबर, न्यूक्लियोसाइड किस चीज से बना है? तो यह बना है शुगर प्लस फॉस्फेट से। अब चलिए, न्यूक्लियोसाइड बराबर शुगर प्लस फॉस्फेट, या इसको इससे भी बेहतर अगर आप लिखना चाहें ऐसे समझ सकते हैं, शुगर प्लस
फॉस्फेट बराबर न्यूक्लियोसाइड। अब चलिए न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षार इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, इसको अगर हम जोड़ देंगे न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और हम न्यूक्लियोटाइड में फिर हम अगर न्यूक्लियोटाइड जोड़ दें तो इस तरह से बन जाएगा इसका पॉलीमर, और फिर वहां से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल में और भी चीजें मिलेगी, और फिर क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल जो है वही है डीएनए, और इस तरह से आनुवांशिक संरचना डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। इसको, इस टॉपिक को जब हम बताएंगे तो फिर हम इसको डीपली बताएंगे। फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव पर आज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है? किसी कोशिका में सबसे अधिक, किसी कोशिका में, क्वेश्चन है किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है? किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है? आरएनए 3 तरह के होते हैं, हम लोग जानते हैं। पहला जो आरएनए है उसको हम बोलते हैं एमआरएनए। दूसरा जो आरएनए है उसको बोलते हैं हम टीआरएनए, और तीसरा जो आरएनए है उसको बोलते हैं हम आरआरएनए। तो किसी कोशिका में सबसे अधिक कौन सा आरएनए पाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी नंबर, आरआरएनए। सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए है आरआरएनए। तो चलिए इस तरह से हमने बहुत से क्वेश्चन को डील कर लिया आरएनए और डीएनए से संबंधित। इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आरएनए और डीएनए के अंदर क्या अंतर है, डिफरेंसेस है। इन सारे क्वेश्चंस को फिर हम आगे बताएंगे। आगे आप जुड़े रहिए, और आगे फिर हम अगले लेसन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए रहने दीजिए इतना।